2015 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। आई वॉज प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग। ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। अ डिटेल्ड डिस्कशन टुक प्लेस and it was agreed that Shri Owaisi shall field his candidates in Bihar, particularly in the Muslim belt, that was to go to polls on 5th of November। कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। It was also decided that Shri Owaisi will vomit poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy। जी हाँ, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान अभी का नहीं है, 4 जुलाई 2016 का है। लेकिन क्या यह बयान बिहार में अभी सटीक बैठ रहा है? हालांकि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर हमने जब तहकीकात की तो पीटीआई के हवाले से उस समय एक खबर भी छपी थी और उस खबर के साथ साथ इस बयान का रियलिटी चेक करने पर पता चलता है कि ये अभी का नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की नई सरकार की। जी हाँ, बिहार की नई सरकार, जिसमें आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी मुस्लिम मंत्री के बगैर यह सरकार वजूद में आई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर शपथ ले ली है और उस शपथ ग्रहण समारोह में जितने भी मंत्री शामिल हुए हैं उसमें कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जबकि बिहार की राजनीति में 15% मुसलमानों का दबदबा रहता है और उनका एक अपना अलग मुकाम है। बिहार के चुनाव का अगर विश्लेषण करें तो इस चुनाव में मुस्लिमों को खासा नुकसान हुआ है, जबकि मंत्रिमंडल में दलित, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव और राजपूत सभी शामिल हैं। मुस्लिम विधायकों की संख्या घटी है। 2015 में 25 मुस्लिम विधायक थे, अब इस बार मात्र 19 रह गए हैं। AIMIM के 5, RJD के 8, कांग्रेस के 4, CPI और BSP का एक मुस्लिम विधायक हैं। बिहार में 15% मुस्लिम आबादी है। पिछली बार नीतीश सरकार में खुर्शीद उर्फ फिरोज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। खुर्शीद ने बिहार विधानसभा में NDA का विश्वास मत हासिल करने के दौरान विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाया था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, यह साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उस दौरान भी जमकर विरोध हुआ था। अब बिहार के इतिहास की बात कर लेते हैं। 1970 में अब्दुल गफूर ने समता पार्टी बनाई थी, मतलब जनता दल यूनाइटेड पहले समता पार्टी हुआ करती थी, बाद में यह JDU हो गई, जनता दल यूनाइटेड। मतलब इसके सर्वेसर्वा अब्दुल गफूर थे। 1992 से 2020 तक सबसे ज़्यादा मुस्लिम विधायक 1985 में चुने गए। इस साल 34 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। 1992 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, तब 24 उम्मीदवार जीते थे। 2010 में 16 मुसलमान विधायक थे। बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में बड़ी मुस्लिम आबादी और राज्य के इतिहास में भी मुस्लिमों का खासा योगदान रहा है। पटना एयरपोर्ट रोड नाम पीर अली मार्ग है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तकी रहीम, जयप्रकाश नारायण JP आंदोलन के काफ़ी बड़ा नाम था, जिन्होंने JP आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में गुलाम सरवार विधानसभा के अध्यक्ष थे। नीतीश की सरकार में 2017 में खुर्शीद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अब इस बार तो बिहार में अटल के जमाने के केवल एक नेता सुशील कुमार को भी किनारे कर दिया गया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हैं, मतलब उनकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर है। बाकायदा जितना ज़्यादा JDU को नुकसान हुआ है उतना नुकसान शायद इस चुनाव में किसी भी दल को ना हुआ हो, लेकिन फिर भी सत्ता के मुखिया नीतीश कुमार हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का मुस्लिम प्रेम क्या करता है। आखिर
भाजपा की नीति पर वो चलते हैं या फिर वह किसी भी मुस्लिम को अपने मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल करेंगे।